अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तगड़ी हैं और बहुत ही कह सकते हैं आपके एक नए बहरान का ऐसा लग रहा है कि इंदिया देती हुई हैं। बड़े बड़े इस्तीफे आ चुके हैं और मज़ीद बड़े इस्तीफे आने की तवक्को की जा रही है, क्योंकि जो 27वीं तरमीम पास हो चुकी है उसके बाद आला अदलिया के जजेस से इस्तीफे मुतवक्के थे और वो इस्तीफे तवक्को के ऐन मुताबिक आ चुके हैं। इसका असर क्या होगा? क्या कोई नई वकला तहरीक चलने लगी है जिनको ये जजेस लीड करेंगे? इन जजेस के इस्तीफों पे कुछ लोग खुश और कुछ लोग तनकीद क्यों कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा हुकूमत ने खामोशी से आर्मी एक्ट में भी तरमीम कर दी है, जिसके नतीजे में बहुत बड़े फैसले जो हैं वो भी आपको आइंदा चंद ही दिनों में नजर आ जाएंगे। ये सब कुछ इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज करते हैं उन इस्तीफों से जिन्होंने आज एकदम भोंचाल मचा दिया। उसकी वजह यह है कि अगरचे ये एक्सपेक्टेड था कि ये इस्तीफे आ सकते हैं, लेकिन ये इस्तीफे फुल कोर्ट इजलास से बिल्कुल चंद घंटे पहले आए हैं। ये लिखा जा रहा था खतूत में और मुतालबा किया जा रहा था चीफ जस्टिस याया अफरीदी से कि जनाब आप फुल कोर्ट इजलास बुलाएं और 27वीं तरमीम जो की जा रही है उसके ऊपर जायजा लिया जाए, अपना रद्द अमल दें। लेकिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुलाने की जहमत नहीं की, जिसके बाद तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो गई और अब बाकायदा दस्तखत के बाद, सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद अब आइन का हिस्सा भी बन चुकी है, जिसके तहत हुकूमत इतनी तेज एक्शन कर रही है कि आप सोच नहीं सकते। फौरी तौर पर यह भी तय पा गया है कि जो एक आइनी अदालत बनाई जा रही है नई, उस आइनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो होंगे जनाब जस्टिस याया अफरीदी नहीं बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब भी फौरन से तय कर दी गई है और सुबह 10 बजे वो हलफ भी अपने ओहदे का उठा लेंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हर चीज कितनी प्री प्लान्ड है। ये तक भी खबरें आ रही हैं कि ये तरमीम से भी पहले तयशुदा था कि जनाब इस तरह से आईनी अदालत बनाई जाएगी, उसमें फलां जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और फलां फलां जजेस जो हैं वो उस आईनी अदालत में बैठेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये तमाम तर जो तरमीम है ये किस नीयत से की गई है और ये किस हद तक पर्सन स्पेसिफिक की गई है। तो ये सूरत हाल के बाद जब सब कुछ बचा ही नहीं बाकी कि आप कहाँ पर अपने इदारे को बचाएं, तो उसके बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए एक फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इस फुल कोर्ट इजलास के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये कल होगा, लेकिन उससे पहले ही दो मोतबर जजेस ने इस्तीफे दे दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफा आया और थोड़ी देर में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। ये दोनों जजेस शाम को मुस्ताफी हो गए और इन्होंने अपने इस्तीफों में कमोबेश वही गुफ्तगू की है जो इससे पहले उन्होंने खतूत में की थी। वो ये समझते हैं कि ये जो तरमीम हुई है इससे बाकायदा तौर पर आईने पाकिस्तान की तदफीन कर दी गई है, ये अदलिया के ऊपर एक हमला है। वो ये समझते हैं कि इसके बाद अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं, ख़ासतौर पर उनका ये हक कि उनको एक आज़ाद अदलिया दस्तयाब होनी चाहिए, वो ख़त्म हो चुका है। वो ये समझते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तो ये भी लिखा है कि जो जजेस इस आईनी अदालत में बैठेंगे और जो जजेस इसका हिस्सा बनेंगे उन पर अफसोस रहेगा। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि ये जो आईनी तरमीम है उसको वो किसी सूरत भी आइन की रूह के मुताबिक नहीं समझते। इन दोनों जज साहिबान ने ये कहा है कि उन्होंने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर इस्तीफे दिए क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस आइन का हलफ उन्होंने उठाया था वो आइन ही बाकी नहीं रहा। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस्तीफे के आखिर में अहमद फराज का अहम शेर भी लिखा है और लिखते हैं कि मेरा कलम अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। तो इस शेर के साथ उन्होंने बल्कि मज़ीद कुछ अशार के साथ उन्होंने अपने इस्तीफ़े को इख्तिताम दिया है। इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला भी काफ़ी तनकीद करते हुए नज़र आए इस पूरे निज़ामे इंसाफ के ऊपर, जो कि अब दोबारा से एक तरह से रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। और उसके बाद इन दोनों जजेस ने इस्तीफ़ों पर मोहर लगा दी और ये भी कहा जा रहा है कि ये इस्तीफ़े फौरी ही कबूल समझे जाएं, क्योंकि इन दो जजेस से बल्कि 2-3 और मज़ीद जजेस से ये निज़ाम वैसे ही तंग था। इनको निकालने के लिए तो इतनी तरमीमें की जा रही थी, तो अब वो खुद ही रास्ते से हट जाएंगे और इस्तीफ़ा दे देंगे। अब सवाल ये है कि क्या इन जजेस ने इस्तीफ़ा देकर अच्छा किया या बुरा किया? क्या इनके इस्तीफ़े टाइमली हैं या फिर बहुत देर हो चुकी है? ये भी सोचने की बात है कि इसके बाद इनका अगला लाहेमल
अमल क्या होगा? क्या ये जजेस इस्तीफे देकर खामोशी से अपने घरों पर बैठ जाएंगे या अदलिया को बचाने के लिए सड़क पर कोई तहरीक बर्पा करेंगे? आइए इन तीनों सवालात के जवाब देते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि क्या इन्होंने अच्छा किया या बुरा किया और इनके पास कोई और ऑप्शन था। बहुत से लोगों का ख्याल है कि नहीं, उन्हें मजीद अभी सिस्टम में रहना चाहिए था और लड़ाई लड़नी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो रहते मैदान के अंदर तो मैदान भी तो होता, उनका तो मैदान ही छीन लिया गया। अब सवाल ये है कि जहां पर ना तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी आप कह सकते हैं कि रूल्स ऑफ गेम्स बाकी नहीं रहे, जहां पर आपके पास मैदान भी बाकी नहीं रहा, जहां पर आपके पास कोई भी ऐसी पावर बाकी नहीं रही जिसके अंदर रहकर आप खेल सकें, तो फिर वहां पर वो अपनी लड़ाई लड़ते भी तो क्या लड़ते। उनके पास बज़ाहिर अब कोई चॉइस नहीं रहेगी। ये इस्तीफों वाली ऑप्शन उनके पास पहले भी मौजूद थी, लेकिन तब उन्हें लगता था कि शायद वो निज़ाम में रहेंगे तो कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ेंगे, और उन्होंने लड़ी भी। देखिए, बहुत से लोग आज इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो वही जज हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के इस कोर्ट में रहने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने उनका साथ दिया था। कई मौक़ों पर जब वो काजी फायज ईसा साहब को ओवररूल कर सकते थे, उन्होंने उनको स्ट्रॉन्ग किया। इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि जनाब इन जज साहब ने तो बड़ी नवाज शरीफ साहब की गारंटियाँ ली थी, इन जज साहब ने तो रात 12 बजे अदालत भी खोल ली थी कि जनाब कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए, इन जज साहब ने तो बहुत से ऐसे फैसले दिए जिसके बाद ये 4-3 और 3-2 की बहस भी शुरू हुई, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक पूरी महाजर आइद नजर आती थी उस वक्त। तो ये दो जजेस जो हैं वो बाकायदा हर तरह से मुख्तलिफ फैसलों में इस सिस्टम को यहाँ तक लाने में, इसको मजबूत करने में किसी न किसी तरह शामिल रहे हैं। अब इनकी नीयत उस वक्त क्या थी या क्या नहीं थी ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये बात तो बहरहाल देखी जा सकती है कि इनके फैसलों का नुकसान हुआ अल्टीमेटली, और ये तमाम काबिज कुव्वतें जो हैं ये अपना मजीद कब्जा बरकरार रखने में और उसको मजीद मजबूत तर करने में कामयाब होती चली गई। लेकिन यहाँ पर ठहरिए, ये बात दुरुस्त है कि इनसे ये गलतियां हुई हैं या की हैं, जो भी आप इसको कह लें, लेकिन सवाल फिर वही कि गलतियां तो फिर इमरान खान साहब से भी हुई हैं, जिसको उन्होंने खुद माना है। खान साहब ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और ये उनकी एक बहुत ही फाश गलती थी जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनकी हुकूमत गई और उसके बाद फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो आज तक जारी और सारी है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब की वो जो गलती थी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाली, उसके बाद जो उन्होंने जिदोजहद की, क्या उस गलती का खमियाजा उन्होंने नहीं भुगत लिया? और क्या उसके बाद उन्होंने जो हीरोइक फाइट एक लड़ी है, क्या वो तारीख का अब एक नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फरामोश किरदार नहीं बन चुके? बिल्कुल बन चुके हैं। इमरान खान साहब ने जिस दलेरी के साथ ये मज़ाहमत की है और जिस इस्तकामत के साथ डट कर उन्होंने तमाम तर ऑड्स का मुकाबला किया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में आपको नहीं मिलती है। तो ये कहना कि जी फलां वक्त में उनसे ये गलती हुई थी, फलां वक्त में उनसे ये गलती हुई थी, तो इसका मतलब यही है कि फिर आप आज अगर वो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम उनको कमज़ोर करें, या हम ये कहें कि नहीं जी चूंकि उस वक्त उनसे गलती हो गई थी लिहाजा आज उनका साथ नहीं दिया जा सकता, आज उनको दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर इन जजेस ने उस वक्त फैसले किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आज ये तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं तो हम फिर भी ये कहें कि चूंकि उस वक्त उन्होंने ये फैसला गलत किया था तो आज इनका हम ये दुरुस्त फैसला भी दुरुस्त नहीं कहेंगे। बात यह है कि उन्होंने असल में अपना जो भी उस वक्त उनकी जो भी लॉजिक होगी, जिस भी कानून के तहत उन्हें लगता होगा कि उन्हें वो फैसला करना है, तो वो एक अलग कहानी होगी। लेकिन जो उसके बाद सूरत हाल बनी तो उनके पास भी ऑप्शंस थे। वो भी ये कर सकते थे कि काजी फायज ईसा बन जाते, वो भी ये कर सकते थे कि अगले चीफ जस्टिस तो मंसूर अली शाह साहब को बनना था ना, तो वो भी वहां जाके यकीन दहानी करा देते कि आपके मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो वो चीफ जस्टिस बन जाते। उन्होंने अपने चीफ जस्टिस शिप को लात मारी और ये कहा कि वो आगे किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो ये देखेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक क्या बात दुरुस्त है। तो उन्होंने बहरहाल कुछ सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपनी चीफ जस्टिस शिप सेक्रीफाइस की। इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो कि आइंदा कभी भी चीफ जस्टिस बन सकते थे, उन्होंने भी अगर इस मौके के ऊपर नौकरी को लात मारी है तो इस बात को याद रखिए कि ये इतना आसान नहीं होता। क्या हम अपने इर्द गिर्द आज ये नहीं देख रहे कि नौकरियों को
अपने सीने से चिमटाने के लिए किस किस तरह की कानून साजियां हो रही हैं। लोगों ने सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा। क्या हमने ये नहीं देखा कि लोगों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और चिपके हुए हैं कुर्सियों के साथ? क्या हम अपने इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी में, जजेस में, पता नहीं कौन कौन से इदारों में, अदलिया में, मीडिया में, हर जगह पर क्या हम ये नहीं देख रहे कि नौकरी किस कदर प्यारी होती है? हम कैसे गोबर को हलवा बनाकर पेश कर रहे हैं। हम किस तरह से जुल्म को जुल्म कहने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि हमारी नौकरी ना चली जाए, इसलिए कि हमारी मुराद ना ख़त्म हो जाए। तो ऐसे दौर में कि जब आपकी दुनिया जो है ये काजी फाइज ईसाओं और या अफरीदियों से भरी हुई है, अगर उसमें कोई अपनी चीफ जस्टिसशिप या फिर इवन अपनी जजी को ख़त्म कर रहा है अपने हाथ से, तो फिर ये मत कहिए कि जी उन्होंने फ़लाँ वक्त में ऐसे किया था, फ़लाँ वक्त में ऐसे किया था। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं समझती हूँ कि उनकी जिम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। अभी उनको चाहिए कि वो मज़ीद अपने इदारे के किसी भी तरह बचाव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर इक़दामात करें। और ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि आइंदा मज़ीद कुछ इस्तीफ़े आएँ, हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्तीफ़े आएँ, कुछ इस्तीफ़े लाहौर हाई कोर्ट से भी मुतवक्के हैं, और इसके अलावा भी कुछ और इस्तीफ़े आ सकते हैं। तो अगर मुख्तलिफ़ जगहों से ये इस्तीफ़े आए तो उसके बाद बहरहाल हुकूमत जितनी मर्ज़ी सीना फुला के खड़ी हो, कहीं ना कहीं हुकूमत के ऊपर प्रेशर आता है। क्योंकि जब ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी खड़े होते हैं, सड़क पर निकलते हैं, इनके पीछे सियासी कारकुन निकलता है, इनके पीछे अवाम निकलते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि उस हुकूमत वक्त के लिए परेशानी का दौर शुरू हो चुका है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी तहरीकें चलती हैं तो बाज़-औक़ात कोई छोटा सा इंसिडेंट जो है वही एक बहुत बड़ी तहरीक बनने की वजह बन सकता है। ये दुरुस्त है कि इस वक्त हमें कोई बहुत बड़ी तहरीक उस तरह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वकला डिवाइडेड हैं। ज़रूरी नहीं कि ये जजेस अगर कल को सड़क पर निकलें तो वकला तहरीक उसी तरह की हमें दिखाई दे जैसे हमने मुशर्रफ साहब के दौर में देखी थी। लेकिन यू नेवर नो कि कब कौन सा कोई वाक़या जो है वो एकदम किसी तहरीक का पेश खैमा हो सकता है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि याद रखिए कि इस वक्त जो अवाम है वो बिखरे पड़े हैं, इस वक्त जो अवाम है वो बेचैन है, इस वक्त जो अवाम है वो इस सिस्टम के साथ शदीद नफरत करते हैं, वो बहाना तलाश करते हैं कि किसी तरह उन्हें इस सिस्टम से निजात मिल जाए। तो जब आपके अंदर एक पूरा गुबार भरा हुआ होता है, लावा पककर तैयार हुआ होता है, तो बाज़ औक़ात एक छोटा सा कोई इंसिडेंट जो है वो लावा फटने की वजह बन जाता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत जितनी ओवर कॉन्फिडेंट है, उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि ये बहुत जल्द मुंह के बल गिर सकते हैं। क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कि जी अब हम सब कुछ कंट्रोल करके बैठ गए और ऐसी की तैसी हम किसी को आगे खड़े नहीं होने देंगे, वहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं मुखालिफ को, जहां पर आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं देख रही थी फैसल वावडा साहब ने कहा कि जी अच्छा हुआ अगर ये इस्तीफे दे दिए तो कोई मसला नहीं है, 4 और भी आ जाएं और भी अच्छी बात है, इनकी जगह लोग आ जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो जब आप इस तरह ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वहीं पर आपके लिए मसले शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इन जजेस ने अच्छा किया इस्तीफ़ा दिया। ये बात दुरुस्त है कि इस सिस्टम में रहते हुए आप मज़ीद इस सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकते थे, आप सिस्टम से बाहर निकल आए, या आपने अच्छा किया, आपने ज़मीर की अदालत के ऊपर अपने आप को सुरखरू किया। लेकिन आपका रोल यहाँ पर मैं समझती हूँ ख़त्म नहीं हुआ। आपको यकीनी तौर पर अपने इदारे को बचाने के लिए मज़ीद आगे बढ़ना पड़ेगा, मज़ीद आगे खड़ा होना होगा, चाहे आपको उसमें कामयाबी मिले या नाकामी मिले, लेकिन आपको अपनी से जद्दोजहद ज़रूर करनी पड़ेगी। मज़ीद भी कुछ इस्तीफ़ों की बात सुन रहे हैं। मखदूम अली खान साहब जो कि खुद इस सिस्टम में हामी रहे हैं और ये मखसूस नशिस्तों वाले केस में वकील भी रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। वो भी जुडिशल कमीशन के रुकन थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, वो भी कहीं ना कहीं आके किसी लेवल पर खड़े हो जाते हैं कि यार बस हो गई, बस भी कर दें, अब कहाँ पे जाके आपने रुकना है। तो मैं ये देख रही हूँ कि ऐसे लोग बहरहाल मौजूद हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आप कहें कि जी 100% आवाज़ें जो है वो आप कंट्रोल कर लें। कुछ ना कुछ इख्तिलाफी आवाज़ें बरकरार रहती हैं और वहीं से आपको जीने की एक उमंग रहती है, ज़िंदगी आपको वहीं पे नज़र आती है। तो मेरे ख्याल से कि इसके अंदर ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि कम से कम हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं ना यार कि बेहिस और बेशरम बनकर सिस्टम में रहने के बजाय किसी ने गैरत का मुजाहरा किया और उन्होंने अपने तौर पर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी। तो बहरहाल जी ये तो बड़ी हलचल थी, लेकिन इसी हलचल के दौरान हुकूमत ने एक और हलचल पैदा कर दी है और आर्मी एक्ट में मज़ीद तरमीम कर दी है। ये हुकूमत, तो मैंने आपको कल एक बात कही थी अगर आपको याद हो, मतलब इन्होंने कानून साजी को ऐसा समझ लिया है कि कोई इन्होंने मजाक समझ लिया और स्पीडें लगाई हुई हैं। अब इन्होंने आर्मी एक्ट में जो तरमीम की उसके मुताबिक जो इन्होंने नया ओहदा अभी आइन में तरतीब दिया था
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, उसके हवाले से इन्होंने आर्मी एक्ट में भी तरमीम करके उस ओहदे को 5 साल की मुद्दत के लिए कहा है कि जी उसकी नामजदगी होगी। और इसके साथ साथ जो बाकी इन्होंने कुछ तरमीमें की हैं वो भी उसी का हिस्सा बनाकर, जिससे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा फील्ड मार्शल साहब हैं आसिम मुनीर साहब, चूँकि वही इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस बनने जा रहे हैं, तो तासुर ये मिल रहा है कि अब उनका एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और ये जो उनका नोटिफिकेशन है ये अब से अगर शुरू होगा तो इसका मतलब है कि अगले 5 साल यानी 2030 तक वो इस ओहदे पर विराजमान रहेंगे। फील्ड मार्शल तो वो ताहयात बन चुके हैं, इस्तिस्ना उन्हें ताहयात मिल चुका है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस के ओहदे के ऊपर वो अब से ऑनवर्ड्स 5 साल के लिए तैनात किए जाएंगे। मसलन 3 साल मतलब है कि उन्होंने आर्मी चीफ के तौर पर गुजारे हैं और अगले 5 साल अब वो चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर गुजारेंगे। तो इस तरह अभी तक की इत्तलात के मुताबिक उनके ओहदे की जो मजमूई मियाद है वो तकरीबन 8 साल बन जाएगी। ये भी खबरें आ रही हैं कि वो अपना कोई नायब बना सकते हैं, लेकिन उसकी तकर्री भी हुकूमत अपने तौर पर नहीं करेगी। ये खबरें आ रही हैं कि उसमें भी ये शिक शामिल है कि आप जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं उन्हीं से मुशावरत के बाद कोई ये तैनाती कर सकते हैं कि कोई अपना नायब बना लें, जिसकी खबर मैंने आपको दी थी पिछले व्लॉग में कि कोई बात हो रही कि एक 4 स्टार जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए और इस तरह की कोई बन सकती है आगे गुंजाइश भी। लेकिन फिलहाल जो एक स्टेप होगा वो ये कि जो नोटिफिकेशन की एक बाज़गश्त थी उसमें ये क्लैरिटी उन्होंने दे दी है कि जनाब हमने नोटिफिकेशन भी देना है, एक्सटेंशन भी करनी है, लेकिन वो एक्सटेंशन एज आर्मी चीफ नहीं होगी बल्कि वो एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर की जाएगी। तो फील्ड मार्शल साहब अभी कहीं नहीं जा रहे जनाब, वो अगले 5 साल जो हैं वो सर्व करने के लिए तैयार हैं। जो तीनों आपकी अफवाज है, बर्री अफवाज, फिजाइया और नेवी, ये तीनों भी उनके अंडर बराह रास्त कर दी गई हैं और उनके मामलात भी ऑपरेशनली अब चीफ ऑफ डिफेंस ही देखेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले जो तीनों अफवाज थी वो अपने अपने तौर पर इंडिपेंडेंट थी और इनकी जो तैनातियां थी इनके सरबराहों की वो भी वज़ीर आज़म अपने हाथ से करते थे, सदर अपने हाथ से करते थे वज़ीर आज़म की एडवाइस पर। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें चीफ ऑफ डिफेंस का किरदार जो है वो अहम हो चुका है। तो ये वो तरमीम है जो अब हुकूमत ने नई इस आर्मी एक्ट में कर दी है, जिसके बाद अब जो सूरत हाल है वो बड़ी क्लियर है कि जो मौजूदा सिस्टम है उसमें हाइब्रिड सिस्टम में चीफ ऑफ डिफेंस को एक कलीदी हैसियत जो है वो अब मिल चुकी है। दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आईनी अदालत तैयार की गई है उसके अंदर भी अब जो यानी जजेस हैं वो हलफ उठा लेंगे, जिसके बाद आईनी अदालत अपना काम कर लेगी। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अब इसका मतलब ये है कि आप चूँकि आईनी तरमीमों को भी चैलेंज नहीं कर सकते किसी आईनी अदालत में, आप कोई भी आईनी अदालत में से अगर तरमीम चैलेंज कर भी देते तो जिस किस्म की आईनी अदालत बन रही है आप इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये आपकी तरमीम के खिलाफ जाके जो है वो कोई वोट भी कर सकता है। तो अब ये बात खुलेआम हो रही है कि आइंदा कोई मार्शल लॉ भी लग जाए तो उसके बावजूद भी ये आईनी अदालत उसको भी एक्सेप्ट करने की मजाज होगी और कोई उसको जो है रोक नहीं सकेगा। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आईने पाकिस्तान जो है उसको बड़े तैयारी के साथ, बड़े एहतमाम के साथ इस हुकूमत ने अपने हाथ से दफनाया है। इस अदलिया को बड़े एजाज़ के साथ काजी फायजीसा और उनके बाद में आने वाले पेशरो आफरीदी साहब ने अपने हाथ से दफनाया है। अवाम को भी मुबारक हो कि आपके मुल्क से जमहूरी आज़ादियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अगर मेरे ख़िलाफ़ हुकूमत कोई किरदार अदा करती है, मेरे ख़िलाफ़ हुकूमत कोई कार्रवाई करती है, तो मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि कोई अदालत मेरी सुनवाई करेगी, क्योंकि मुझे अब पता है कि जो अदालतें इस वक्त इस मुल्क में बैठी हैं उनके आगे मैं जाऊँगी तो ये वो अदालतों के जजेस हैं जिनको हुकूमत अपॉइंट करती है और वो एक समीना पाशा को इंसाफ देने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट, अपनी ट्रांसफ़र करवाना क्यों पसंद करेंगे। वो ये क्यों चाहेंगे कि जी एक समीना पाशा को हम हुकूमत के खिलाफ फैसला दे के इंसाफ दें और बाद में वो हुकूमत हमें उठा के किसी दूर दराज इलाके में ट्रांसफ़र कर दे। तो जनाब आवाम को बहुत मुबारक हो कि आपको अब कोई दस्तयाब नहीं है ऐसा साया कि जिसके नीचे जाके आप ये कह सकें कि जनाब कोई हमारी भी बात कर ले। ना मीडिया आपकी बात करेगा और ना ही अदलिया आपको इंसाफ देगी। तो जो जमहूरियत है आपके मुल्क से वो बाकायदा तौर पर आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है। अब आपने उसके ऊपर क्या सोच रखनी है वो हम आप पर छोड़ देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।